आज हम इस्मत चुगतई और की कहानी सुनने जा रहे हैं, जिन्होंने औरतों के मुद्दे पर बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने केवल औरतों के मुद्दे पे ही नहीं लिखा, उन्होंने हर उम्र के लोगों के ऊपर लिखा है। वो बात में विवाद थी, आज़ाद ख्याल थी, गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था। वे लच्छेदार बातें होती थीं जो हंसते खिलखिलाते इट्टीज दे आती थी। आज हम इस्मत चुगतई आपा की लिखी कहानी कामचोर सुनने जा रहे हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे जाए और हम सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के साथ ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़कीं, मटके उधर गए, कपड़े भीगे से अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा जोर से चिल्लाईं, कैसे नहीं करेंगे? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान अम्मा की तरफ से जारी हो गया। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। बहुत से काम है, तुम जो कर सकते हो। मिसाल के लिए, दरी कितनी मैली है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते देखते हम लोग काम में जुट गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए। चारों ओर से कोने कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से पट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई थी, नाकों और आंखों में घुस गई थी। बुरा हाल हो गया था। हम लोगों को तुरंत घर से निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू लेकिन एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उतने ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दो तो इंसान काम करें। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी का सारा पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी पड़ी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीज भी नहीं मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही लेके भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची थी कि क्या मजाल जो एक भी बूंद पानी किसी बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा, भगोने और डोंगे। पहले तो धुक्के चले, फिर कोहनियाँ, उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामूओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धुंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिसे नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए, 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी, लेकिन मुर्गियां लेकर भागने चल पड़े। चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी।
दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थीं, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। तूफान गुजरने से पता चला कि प्याले खाली हैं। सारी खीर दादी के कामदानी के दुपट्टे और ताजी धुले सिर पर लगी थी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारकर निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी, सीधे जाकर मौरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी और बैठे हुए वह हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों ओर दौड़ रही थीं। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो उसकी सब छपटी तो भागकर जाना मुश्किल हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र में तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों को छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। सब तूफान गुजर चुका था। ऐसा लग रहा था जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती चली गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थीं। उन पर जो भेड़ें दौड़ी, ना जाने सपनों के किन महलों को सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गईं। अपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। भेड़ को चोट नहीं लगती है। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट में कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी को बांध दिया जाए, फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर में बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पांवों में बांध दिए गए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी, पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, फिर चारपाई पानी के ड्रम में टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे आधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह दोनों पलंगों की दोनों पाटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को भला बुरा कहने लगे। यहाँ पर बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल दुहने जुट गया। दुहने वाले कटोरे गिलास लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूर जमीन पर कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलासे और कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 1/4 में हो गया। घर में तूफान उठ गया। ऐसा लगता था सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में भगाई गईं। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया।
अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। ये कहानी शायद हमें हमें हमारे बचपन की याद दिलाती है। शायद अब बच्चे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे बचपन में बच्चे, हम सब ताई चाची मौसी सबके बच्चे इकट्ठे हुआ करते थे। और उस टाइम, इस कहानी में उस टाइम का पूरा दृश्य दिखाया गया है कि किस तरीके से बच्चे हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक नया ढूंढ ही लेते हैं। और क्या वो बचपन था, क्या वो बचपन आज हमारे बच्चे जी रहे हैं। इसके साथ ही मैं कहानी को समाप्त करती हूँ।